हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे प्रीलिम्स डे की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर, जिसमें हम डेली के 10 क्वेश्चंस करवाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिन्होंने भी प्लीज़ नहीं किया है वो प्लीज़ कर लो, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करो ताकि इस चैनल की रीच जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें कुछ स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट में बोल रहे हैं, इन दिस स्टॉक मार्केट T+1 ट्रेड प्लस वन सेटलमेंट साइकिल का मतलब है जितने भी ट्रेड से रिलेटेड सेटलमेंट है वो एक दिन के अंदर हो जानी चाहिए, या फिर बोल सकते हैं 24 आवर्स के अंदर हो जानी चाहिए जब भी ट्रांजैक्शन हो। तो बिल्कुल ये चीज़ ध्यान रखना, T+1 सेटलमेंट साइकिल का मतलब ही यही है स्टॉक मार्केट में कि एक दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाना। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट T+1 सेटलमेंट साइकिल इन टॉप लिस्टेड सिक्योरिटी। देखो, टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में स्टार्ट करने वाला इंडिया सेकंड कंट्री बना है, फर्स्ट कंट्री नहीं। इंडिया कौन सा कंट्री बना है? इंडिया सेकंड कंट्री बना है, ध्यान रखना। इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं बना है। पहला कंट्री कौन था? याद रखना, चाइना। चाइना ने ये T+1 स्टार्ट किया था, मतलब कि जिस दिन भी ट्रांजेक्शन हो उसके एक दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाए। तो इंडिया फर्स्ट कंट्री नहीं है, इंडिया क्या है? सेकंड कंट्री है इस चीज़ को स्टार्ट करने वाला। थर्ड है, अनटिल अर्ली 2000s मतलब 2000s तक स्टॉक मार्केट इन इंडिया हैड अ वीकली सेटलमेंट सिस्टम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पहले क्या था, अर्ली 2000s में वीकली सेटलमेंट सिस्टम था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद आया हमारा T+2 कि 2 दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाए। अब आया T+1, ठीक है, जिसमें मतलब एक दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाए। तो ये सारे सिस्टम आए, तो ध्यान रखना। उससे पहले T+3 भी था। तो कुछ ऐसे ऐसे सिस्टम हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, तो ये अभी कौन सा चल रहा है? T+1 इंडिया ने स्टार्ट किया है टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारी 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना मीथेन एमिशंस के बारे में। किसके बारे में? मीथेन एमिशंस के बारे में देख लेते हैं भाई। सबसे पहले है कि 20 ईयर के पीरियड में जो मीथेन है वो लेस पोटेंट है ग्लोबल वार्मिंग में देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सभी को ये चीज़ पता होगी, लास्ट 20 ईयर्स में, मतलब 20 ईयर्स के पीरियड में जो मीथेन है ना वो 80 टाइम्स मोर पोटेंट है, बहुत ज़्यादा पोटेंट है। कितने? 80 टाइम्स मीथेन ज़्यादा पोटेंट है ग्लोबल वार्मिंग करने के एज़ कम्पेयर्ड अगर हम उसको करें कार्बन डाइऑक्साइड से। किसने बताया? ये UNEP की अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। सेकंड है, मीथेन इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। बिल्कुल, मीथेन जो है वो प्राइमरी कंट्रीब्यूटर है ये बनाने में, ये स्टेटमेंट तो सही है। थर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन एटमॉस्फेयर फॉर मच लॉन्गर देन मीथेन। बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में लॉन्गर टाइम के लिए रहती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मीथेन से ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है, लेकिन जो मीथेन है वो ज़्यादा पावरफुल हीट को ट्रैप करती है, ज़्यादा पावरफुली हीट को ट्रैप करती है एज़ कम्पेयर टू CO2 के। ठीक है, तो ये दोनों सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बतानी है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है? करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा मीथेन एमिशंस के बारे में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में बताना है। देख लेते हैं भाई। टोटल फर्टिलिटी रेट इज द एवरेज नंबर ऑफ बर्थ्स बाय वुमेन एज्ड 15 to 49 बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड और ईयर। बोल रहे हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब 15 से 49 में कितने बच्चे कोई भी वुमेन पैदा करते हैं उसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है कि भाई उसी को बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। सेकंड बोले टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1 जो है उसको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बोला जाता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, 2.1 को टोटल फर्टिलिटी बोला जाता है। क्यों 2.0 को नहीं बोला जाता? मान लो कि एक कपल है, उसके 2 बच्चे होते हैं, वो होगी टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब टोटल रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि दोनों में से दोनों बच्चे ही मतलब जिंदा रह जाएं या कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकते हैं उन बच्चों के साथ। तो इसलिए 2.1 को माना जाता है कि ये एक रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट है। ठीक है, ध्यान रखना। तो 2.1 जो टोटल फर्टिलिटी रेट का जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी बोला जाता है। बिल्कुल सही है। थर्ड है, पॉपुलेशन कैन नॉट ग्रो व्हेन टोटल फर्टिलिटी रेट आर फॉलिंग। देखो, आप सभी को पता है जब भी टोटल फर्टिलिटी रेट तो वैसे घट ही रहा है। 1990s में जो था वो अप्रोक्स 3.4 था, अब अप्रोक्स 2 के आसपास आ गया। तो टोटल फर्टिलिटी रेट तो हमारा घट रहा है, लेकिन क्या हमारी पॉपुलेशन कम हो रही है? नहीं, हमारी पॉपुलेशन भी तो बढ़ ही रही है। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन भी तो बढ़ ही रही है। तो रेट
बढ़ने का कम हो रहा है, लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। वही है, बोल रहे कि पॉपुलेशन ग्रो ही नहीं कर सकती अगर टोटल फर्टिलिटी रेट फॉल कर रहा है, ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन तो ग्रो कर ही रही है, बेशक रेट कम हो रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो पहले दो स्टेटमेंट हमारी इसके बारे में क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, विशाखा गाइडलाइंस के बारे में बताना है। विशाखा गाइडलाइंस किसके लिए आई थी, सबको पता है भाई। विशाखा गाइडलाइंस किसके लिए आई थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस पे आई थी। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने इनको प्रोमलगेट किया था, कब किया था, 1997 में। कब किया था इनको, 1997 में प्रोमलगेट किया था। और फिर 2013 में इसके लिए एक लॉ भी बना दिया था, कौन सा, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ठीक है, एक्ट जो बना था 2013 में, तो उसके लिए एक्ट भी बन गया था। तो विशाखा गाइडलाइंस किसके लिए थी, हमारी सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बताना है। किसके बारे में, टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में बताना है। बोले कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें जो पेनक्रियाज हैं वो लिटिल या फिर नो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई। ये टाइप 1 डायबिटीज़ एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें जो पेनक्रियाज हैं या तो वो बहुत कम या फिर बिल्कुल ही इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। सेकंड बोल रहे हैं, इट टिपिकली अपीयर्स इन एडोलेसेंस। ये मेनली अपीयर होती है एडोलेसेंस में, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि प्यास बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आता है, फटीग आती है और ब्लड विजन हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है, ये सारे सिम्टम्स है उसके। हमें बताने गलत स्टेटमेंट, तो गलत दोनों ही ठीक है, ना तो फर्स्ट गलत है ना सेकंड गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, इसी को जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को क्या बोला जाता है, इसी को जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को जुवेनाइल डायबिटीज़ भी बोले जाते हैं, जो मेनली एडोलेसेंस के टाइम पे आती है। ठीक है, देखो भाई कुछ चीज़ें हमने इसमें देख ली कि भाई टाइप 1 डायबिटीज़ एक अभी बताई हमने एक लंबे टाइम की क्रोनिक कंडीशन है जिसमें पेनक्रियाज लिटिल या फिर नो इंसुलिन को सिक्रेट करती है। ठीक है, मेनली ये चिल्ड्रंस या फिर यंग एडल्ट्स में होती है, और ये वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना। और अभी अभी किसकी, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एटलस जो 2021 में हुआ था, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि जो इंडिया है ना उसमें वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन या एडोलेसेंट जो टाइप 1 डायबिटीज़ में रह रहे हैं वो इंडिया में है सबसे ज़्यादा। कितने हैं, 2.4 लाख से भी ज़्यादा। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना, जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है ये क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली अपने ही सेल्स पे अटैक करने लग जाता है पेनक्रियाज की। ठीक है, एग्जैक्ट कोज किसी को नहीं पता इसका, जेनेटिक भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे या फिर इंसुलिन पंप ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए। चिल्ड्रन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, कीटोएसिडोसिस हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं जैसे कि आइज, किडनी, नर्व, कार्डियोवैस्कुलर डैमेज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है हमारी टाइप 1 डायबिटीज़। एक होती है भाई हमारी टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारी पहले में तो इंसुलिन या तो कम बन रहा था या बन ही नहीं रहा था। टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो यूज़ कैसे होता है उसका डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि बॉडी जो है वो इंसुलिन अभी भी बनाती है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो किसी भी एज में हो सकती है, चाइल्डहुड में भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये मिडिल एज्ड या फिर ओल्डर पीपल में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो टाइप 1 जो है वो बच्चों में या फिर एडोलेसेंट में ज़्यादा होती है, और जो टाइप 2 है वो मिडिल एज या फिर ओल्डर पीपल में ज़्यादा होती है। ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक टाइप की डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल टाइप डायबिटीज़। ये कब होती है, ये वुमेन को होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बॉडी समटाइम्स लेस सेंसिटिव हो जाती है इंसुलिन के लिए। इसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, ये सब वुमेन में नहीं होती है और मेनली प्रेगनेंसी के बाद ये लगभग खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और एक होगी जेस्टेशनल डायबिटीज़। अभी ये देखो भाई, देखो टाइप 1 और टाइप 2 के बीच में डिफरेंस क्या है, मेन चीज़। ठीक है, डिफरेंस हम देख लेते हैं, टाइप 1 में डिफरेंस क्या है और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। देखो सबसे पहले टाइप 1 में तो भाई इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता, अभी हमने देखा, लेकिन इसमें प्रोड्यूस होता है लेकिन वो इनफ यूज़ नहीं होता है। ठीक है, वो इफेक्टिवली यूज़ नहीं होता है। ये मेनली बच्चों में होता है या फिर एडोलेसेंट में हो सकता है, वैसे तो किसी भी एज में दोनों हो सकते हैं, लेकिन मेनली बच्चों में होता है या फिर एडोलेसेंट में होता है, और ये मेनली मतलब मिडिल एज या फिर बाद में होता है, पढ़ लिया हमने। टाइप 1 डायबिटीज़ मेनली होता है जेनेटिक के कारण, फैमिली हिस्ट्री के कारण, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ मेनली ओवरवेट हो गया, फैमिली हिस्ट्री होगी, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब के कारण भी हो सकता है। ठीक है,
टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, ये सारे हैं, जैसे कि बेड वेटिंग, ब्लरी विजन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इंक्रीज्ड एपेटाइट, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, टायर्डनेस, वीकनेस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। और टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं, आपको भूख ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, डार्क पैचेज ऑन आर्म पिट्स एंड नेक, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ब्लरी विजन, टायर्डनेस, वीकनेस, लगभग सेम ही है, ठीक है। कोई प्रिवेंशन के मेथड टाइप 1 के तो कोई है नहीं, लेकिन हाँ टाइप 2 को आप थोड़ा सा सेव कर सकते हो हेल्दी लाइफस्टाइल से, ठीक है। टाइप डायबिटीज मतलब जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसका कोई इलाज, इंसुलिन के इंजेक्शन ही आपको लेने पड़ेंगे। टाइप 2 का हेल्दी लिविंग, ठीक है, पॉसिबल इंसुलिन भी सपोर्ट लिया जा सकता है, ध्यान रखना। और देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं जो मतलब डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। एक तो भाई बहुत सारी डिजीज़ के लिए ये प्रोग्राम चल रहा है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर डायबिटीज़, उसमें डायबिटीज़ भी आता है, ठीक है। तो एक तो ये प्रोग्राम चल रहा है, कब स्टार्ट किया गया था, 2010 में ये स्टार्ट किया था, जिसमें हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करेंगे, हेल्थ का प्रमोशन करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे और रेफरल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है मेनली इस प्रोग्राम के अंडर। एक है हमारा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी बनाया जाता है, वो है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, ठीक है। और मेनली डायबिटीज़ के बारे में एजुकेशन देने के लिए मेनली इसमें पढ़ाया जाता है। तीसरा एक और प्रोग्राम चल रहा है, ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट। ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट किसने स्टार्ट किया है, WHO ने इसको लॉन्च किया है, ताकि इस डिजीज़ के साथ हम लड़ सकें और इंसुलिन की डिस्कवरी का भी हम सेलिब्रेट कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए बनाया जाता है ग्लोबल डायबिटीज़ कॉम्पैक्ट। ये चीज़ ध्यान रखना, ये 3 चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है, डायबिटीज़ के लिए, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में। बोल रहे हैं तुर जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है और उसको ज़्यादा इरीगेशन चाहिए कॉटन से। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, तुर और ये कॉटन दोनों ही लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप हैं, ठीक है। ये तो सही स्टेटमेंट है कि भाई वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, लेकिन बोल रहे हैं कि उसको कॉटन से ज़्यादा पानी चाहिए। देखो कॉटन को चाहिए भाई 5 से 6 इरीगेशंस, मिनिमम 5 से 6 इरीगेशन चाहिए कॉटन को, लेकिन तुर को केवल और केवल 2 से 3 इरीगेशन चाहिए। तुर को कितने चाहिए, ओनली 2 से 3 इरीगेशन चाहिए। तो इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ज़्यादा इरीगेशन नहीं चाहिए, ठीक है। कॉटन को ज़्यादा इरीगेशन चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, रॉन्ग होगी। सेकंड देख लेते हैं, तुर हैज़ डीप टेप रूट सिस्टम। बिल्कुल, जो तुर दाल होती है उसका डीप टेप रूट सिस्टम होता है, जो पानी को, जो प्लांट को अलाउ करता है कि वो ज़्यादा मॉइस्चर जो है सोइल से वो खींच सके कॉटन की कंपैरिजन में। बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। हमें बताने गलत स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट कौन सी है, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, पोकली पैडी कल्टीवेशन के बारे में बताना। शायद आप सभी को ही आता होगा ये, सॉरी। पोकली जो है कि एंशियंट फार्मिंग प्रैक्टिस है वेयर, जहाँ पे 1 सीजन ऑफ राइस फार्मिंग इज अल्टरनेटेड विद अनदर सीजन ऑफ श्रिम्प कल्टीवेशन। बिल्कुल, पोकली जो है ना वो एक एंशियंट फार्मिंग प्रैक्टिस है जहाँ पे एक सीजन में तो चावल की खेती की जाती है और दूसरे में श्रिम्प की खेती की जाती है, वहाँ पे अंडरग्राउंड वहाँ पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल पोकली उसी प्रैक्टिस को बोलते हैं। दूसरे है ये एक सोल्ट वाटर टॉलरेंट राइस वेराइटी है जो मेनली नॉर्थ ईस्ट में, देखो सोल्ट वाटर टॉलरेंट राइस वेराइटी तो है, लेकिन बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। आप सभी को पता ही है कहाँ पे है पोकली कल्टीवेशन, कहाँ की जाती है, केरला में की जाती है, ठीक है। मेरे ख्याल से तो सबको पता होगा कि भाई ये केरला में की जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है जो ब्रांड है पोकली का, उसने अभी रिसेंटली जीआई टैग उसको मिला, बिल्कुल उसको जीआई टैग मिला है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो फर्स्ट 2 ही स्टेटमेंट है इसमें। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका, बी, ठीक है। आप सभी को पता है पोकली क्या होती है, पहले भी बताया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। XC2 क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के बारे में बताना है। XC2 कहाँ पे होता है, एक्स देखो एक होता है इन सीटू, एक होता है XC2। इन सीटू में क्या होता है, जहाँ पे जो चीज़ है उसको उसका इलाज वहीं पे करना, ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। XC2 मतलब उसको उठाओ और कहीं बाहर ले जाओ, वहाँ पे उसका इलाज करो, ठीक है। अब इसमें XC2 बात किसकी चल रही है, क्रॉप रेसिड्यू की। तो क्रॉप रेसिड्यू को कहीं बाहर ले जाके उसका कुछ करना, उसको बोलेंगे XC2। अगर उसको वहीं जहाँ पे क्रॉप रेसिड्यू है, मान ले खेत है, खेत में ही कुछ पड़ा है, वहीं पे आप उसका कुछ कर रहे हो तो वो हो गया इन सीटू, ठीक है। अब XC2 देख लेते हैं, बाहर ले जाके कहाँ कर रहे हो आप। यूज ऑफ पैडी स्ट्रॉ फॉर को फायरिंग इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में ले जा रहे हो, बाहर ले जा रहे हो, बिल्कुल भाई आप बाहर ले जा रहे हो, तो XC2 हो गया।
यूज़ ऑफ पैडी स्ट्रो फॉर बायोमास पावर प्रोजेक्ट, बायोमास पावर प्रोजेक्ट में ले जा रहे हो, बाहर ले जा रहे हो, बिल्कुल सही हो गया। थर्ड बोल रहे हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैडी स्ट्रो इन सोयल यूजिंग हैवी मशीनरी, बोल रहे हैं हैवी मशीनरी का यूज़ करके उसी को सोयल में दबा देना पैडी स्ट्रो को। तो ये क्या हो गया, ये तो इन सीटू हो गया ना, आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये क्या हो गया, इन सीटू हो गया। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि हमें क्या बताना है, एक्स सीटू बताना है। फोर्थ है यूज ऑफ पैडी स्ट्रो एज फीड स्टॉक फॉर 2G इथेनॉल प्लांट, अब 2G इथेनॉल प्लांट में ले जाना, अब किसी भी बाहर प्लांट में लेके जाओगे ना वो XC2 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है वो XC2 है, और जो थर्ड है वो क्या है, इन सीटू है। तो थर्ड जिसमें नहीं होगा वही आंसर है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया, सी, बिल्कुल आसान था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, मिलेट्स के बारे में देख रहे थे, बहुत बार क्वेश्चन आ गया। बोल रहे हैं मिलेट्स जो है वो क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप हैं जो ड्रॉट रेजिस्टेंट होती हैं और जो मेनली ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं जहाँ पे लो रेन है या इनफर्टाइल सोइल है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उनको बोलते हैं मिलेट्स। सेकंड है ये हार्डर देन अदर सीरियल्स, बिल्कुल ये हार्डियर होती हैं। तो थर्ड है लेस एक्सट्रैक्टिव फॉर दी सोइल एंड कैन रिवाइव सोइल हेल्थ, बिल्कुल सोइल हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि लेस एक्सट्रैक्टिव होती हैं, ठीक है, उससे कम न्यूट्रिशन को वो करती हैं ये। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी मिलेट्स के बारे में क्या है, करेक्ट है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। आंसर क्या आ गया हमारा, सी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, कौन से जो है किन को प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है जो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। देखो भाई इन सब में देखो किसको प्राइमरी बोला जाएगा, किसको, देखो पोटाशियम नाइट्रोजन, ठीक है, पोटाशियम नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ठीक है, पोटाशियम नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ये सारे क्या हैं, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। जो कैल्शियम है ना ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में आते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, ये सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। और ये आयरन वगैरह, ये जो आयरन हो गया, जिंक हो गया, बोरोन हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ये किस में आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो ये ही है सारे, कुछ होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स, कुछ होते हैं सेकेंडरी, आ जाए तो सेकेंडरी हो गए, और कुछ हो गए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो प्लांट ग्रोथ में जो हेल्प करते हैं यही सारे हैं। तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया, बी, ठीक है। तो इसी नोट पे आज के हमारे टोटल जो है 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और डेली बेसिस पे वीडियोज़ को देखो, ठीक है, ताकि आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस कंप्लीट होते जाएँ, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चंस करने का, मैं ये अभी बता रही हूँ, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ताकि आपकी टेस्ट सीरीज़ के अलावा जितने भी हो सके क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।